अपने बिस्तर पर उदास लेटी हुई सामने खिड़की से मिस्टर लिन के बनाए हुए स्नोमैन को देख रही होती है। वो मिस्टर लिन को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब होती है क्योंकि उसके अंकल ने इस मिस्टर लिन के बारे में बहुत सी ऐसी बातें की होती हैं कि कैसे उनकी पास्ट लाइफ इफेक्ट हुई थी और उनके पेरेंट्स के दरमियान कितनी लड़ाई झगड़े हुए और उनके दादा का कैसा बिहेवियर था। जीक वांग को ये सब बातें सुनकर यकीन नहीं आया कि आखिर लिन युसान का बचपन इतना खौफनाक था और मिस्टर लिन को इतनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा था। फिर अंकल ने इन सबको बताया कि कैसे शेंगयान कंपनी में फूट पड़ी और उनके दादा ने कैसे अपने सगे बेटे पर जुल्म किया और जब भी काम का बर्डन ज़्यादा होता था तो मिस्टर शेंगयान, जो कि मिस्टर लिन के दादा हैं, वो मिस्टर लिन के पापा को शहर से बाहर या मुल्क से बाहर भेज दिया करते थे। और ऐसे ही वो मुल्क से बाहर मौजूद थे कि किसी हादसे के दौरान इनके पापा की डेथ हो गई। जीक वांग के अंकल की सब बातें सुनने के बाद उसका छोटा भाई कहने लगा कि दादा ने मिस्टर लिन के साथ तो बहुत बुरा रवैया रखा है। कोई भी बाप अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दादा ने मिस्टर लिन के पापा को सिर्फ अपने मतलब के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। जीक वांग की मम्मा ने बताया कि जब मिस्टर शेंग की डेथ हुई थी, यानी मिस्टर लिन के पापा की डेथ के होने के बाद मिस्टर शेंग का रवैया उनके साथ कुछ ठीक नहीं था और यही वजह है कि मिस्टर लिन की मम्मा बाहर रहने लग गई क्योंकि उनके ससुर का रवैया उनके साथ कुछ खास ठीक नहीं था और मिस्टर लिन को अकेले पीछे रहना पड़ा ताकि वो अपने दादा और दादी का ख्याल रख सके। ये सोचने के फौरन बाद जीक वांग ने अपना मोबाइल उठाया और मिस्टर लिन को मैसेज किया। दूसरी तरफ मिस्टर लिन अपनी खिड़की के पास अकेले उदास बैठे थे। इतने में इनको जीक वांग का एक टेक्स्ट रिसीव हुआ जिसमें उसने लिखा था। जीक वांग उनसे गुस्सा हो रही थी और कहने लगी कि मैं अब आपको कोई पे नहीं दूंगी, आपने मेरा सारा भांडा फोड़ दिया और अब मुझे मेरी फैमिली की अदालत में अकेले लड़ना पड़ा। ये मैसेज पढ़कर मिस्टर लिन हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने इसका जवाब दिया कि पहले जब हम दोनों के दरमियान ये डील हुई थी तो तुमने कोई ऐसी बात नहीं की कि मुझे अपनी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं बतानी। जीक वांग ने कहा कि आप आइंदा कोई भी बात करनी हो तो आप मुझसे पूछे बगैर मेरी फैमिली के सामने कुछ भी उल्ट पटांग मत बोलिएगा, आपकी वजह से मुझे इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। मिस्टर लिन कहने लगे कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मम्मा की गुड बुक में शामिल होना चाहता था ताकि वो मुझे एक अच्छे दामाद की तरह एक्सेप्ट कर लें। कहने लगे कि आपने खुद को मेरी फैमिली के सामने अच्छा बनाने के लिए मुझे मेरी ही फैमिली की नज़रों में गिरा दिया और उनके सवालात के जवाबात मैं अकेले देती थी। इन दोनों के दरमियान बहुत सी बातें हुई तो जीक वांग को समझ आ गई कि मिस्टर लिन ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मम्मा की नज़रों में अच्छा बनने के लिए उनको सब कुछ सच बताना चाहिए था और ऐसे अपनी असली आइडेंटिटी बताकर कि मैं इसका कोई दोस्त नहीं या इंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि इसका बॉस और इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये सब जानने के बाद ही मम्मा इनको ठीक तरीके से जज कर सकेंगी। फिर ये दोनों रात भर आपस में चैटिंग करते रहे। फिर मिस्टर ली ने इससे कहा कि मैंने बहुत सी हिरनें देखी हैं, क्यों ना इस वक्त हम दोनों हिरन को देखने के लिए चलें। तो जीक वांग ने फ़ौरन से अपना कोट उठाया और घर से छुपा कर बाहर निकली। ये भी बाहर निकलने ही वाली थी कि इसकी नज़र सामने एक बॉक्स पर पड़ी जिसमें बहुत सारे फायरवर्क्स पड़े हुए थे। पहले इसने कुछ पटाखे देखे तो इसने उठाए, फिर इसको अच्छे लगे तो इसने बहुत सारे पटाखे उठाकर अपनी पॉकेट्स में फिल कर लिए और ऐसे जीक वांग थोड़ी ही देर में बाहर निकल आई। मिस्टर लिन बाहर इसका इंतजार कर रहे थे तो ये फ़ौरन से भागती हुई मिस्टर लिन के पास गई और अपने हाथ में पकड़ी हुई बन्नी वाली बास्केट मिस्टर लिन को पकड़ाई और कहा कि ये खाना मैं डियर के लिए लेकर आई हूँ। मिस्टर लिन हैरानगी से हंसते हुए पूछने लगे कि क्या तुम ये सब डियर के खाने के लिए लेकर आई हो, क्या ये ज़्यादा नहीं है। फिर जीक वांग ने कहा कि क्यों ना इस वक्त हम कोई लेट स्नैक खाएं। मिस्टर लिन ने कहा ठीक है, हम फारिग होकर जा सकते हैं। दोनों भी रास्ते में जा ही रहे थे कि इनको सामने एक डियर नजर आई। वो अपने मालिक के साथ थी और ये दोनों वापसी अपने घर की तरफ जा रहे थे। जीक वांग ने इसके मालिक से पूछा कि क्या आप हमें ये थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं, हम इसके साथ खेलना चाहते हैं। तो उसके मालिक ने इनकार कर दिया और कहा कि अभी रात बहुत हो गई है और हमारा वापसी का टाइम है। कहने लगा कि अगर आपको इसके साथ इतना ही खेलने का दिल है तो क्यों ना आप कल सुबह आ जाएं, ये यहीं पर होगी, आप सुबह जितना दिल चाहे खेल सकती हैं। इनके हाथ में जो पकड़ी हुई टोकरी थी उसके अंदर हिरन के खाने की चीज़ें थी। हिरन थोड़ी सी आगे बढ़ी और उस टोकरी में मुँह मारने लगी। ये देखकर मिस्टर लिन हंसते हुए उसके मालिक से बोले कि देखिए, आपकी हिरन को इस वक्त भूख लगी है, क्या हम इसको थोड़ा सा खाना खिला सकते हैं। फिर वो मालिक मान गया और कहा कि ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा बहुत खाना खिला सकते हैं। ऐसे ये दोनों खुश हो गए। इन्होंने अपने पास पकड़ी हुई बास्केट से हिरन को अपने हाथों से खाना खिलाया। जीक वांग को ऐसे हिरन के साथ खेलता देखकर मिस्टर लिन उसकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराई जा रहे थे। फिर हिरन का मालिक कहने लगा कि ये बहुत खा चुकी है और ये पहले ही बहुत मोटी है, तो अब इसको बस कर देनी चाहिए और मुझे जाना चाहिए। फिर वो अपनी हिरन को लेकर चला गया। जीक वांग कहने लगी कि मैंने ऐसी मोटी और पली हुई हिरन आज तक नहीं देखी। मिस्टर लिन ने कहा कि हाँ, मैंने भी आज तक सिर्फ चिड़ियाघर में ही ये सब देखा है। जीक वांग बोली कि मैंने भी पहले हमेशा सिर्फ ज़ू में ही देखी थी, लेकिन ऐसे पर्सनली अपने हाथों से इसको खाना खिलाना ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मिस्टर लिन पूछने लगे कि अब तुम हिरन के साथ खेल चुकी हो और उसको अपने हाथों से खाना भी खिला दिया है, अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, हम कहाँ जा रहे हैं। जीक वांग ने बहुत सोचा, फिर उसने अपनी पॉकेट से पटाखे निकाले और मिस्टर लिन को देते हुए बोली कि क्या अब हम इसको चला सकते हैं। जीक वांग ने कानों पर बैंड पहना हुआ था और इसने इतना क्यूट सा चेहरा बनाया कि मिस्टर लिन इसकी क्यूटनेस को देखकर इनकार नहीं कर सके और हंसते हुए बोले ठीक है, हम इसे बचा सकते हैं। और ऐसे जीक वांग की क्यूटनेस देखकर मिस्टर लिन पिघल गए और इन दोनों ने एक साथ पटाखे चलाए। और ऐसे इन दोनों ने रात भर इतने प्यारे क्रिसमस ट्री के नीचे बहुत सारे पटाखे चलाए और ऐसे इनकी एक और रात यादगार बन गई।
थोड़ी देर में जब सारे पटाखे चलकर ख़त्म हो गए तो ज़ीक वांग ने मिस्टर लिन से कहा कि अब बहुत टाइम हो गया है, हमें वापस जाना चाहिए। फिर ज़ीक वांग ने अपनी पॉकेट से एक पटाखा निकाला और इनसे कहा कि मैं इसको जलाए बगैर हरगिज़ वापस नहीं जाऊंगी, बस ये आखिरी है। मिस्टर लिन ने पूछा कि क्या मेरी पे है? ज़ीक वांग ने कहा कि जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, ये आपकी पे ही है और कल से आप मुझसे पे के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे। ज़ीक वांग हंसते हुए कहने लगी कि मैं इतनी सर्दी में आपके साथ रात के इस पहर में अकेली आई हूँ और हम दोनों ने इतना अच्छा वक्त गुजारा है, क्या ये आपके लिए किसी बोनस से कम नहीं? ने कहा कि हाँ भाई, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो ज़ीक वांग ने पूछा क्या अब आप खुश हैं? फिर वो हंसते हुए कहने लगे कि हाँ हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ज़ीक वांग ने मिस्टर लिन को वो पटाखा दिया और कहा कि ये लें, अब इस आखिरी पटाखे को भी चला दें। तो मिस्टर लिन ने उसे पकड़ा और पॉकेट में डाल कर कहने लगे कि नहीं, मैं इसे नहीं चलाऊंगा। ज़ीक वांग ने इसकी वजह पूछी कि आप जला क्यों नहीं रहे? कहने लगे कि तुमने अभी कहा कि ये पटाखे मेरे लिए मेरी पे हैं, तो मैं एक पटाखे को ऐसा निशानी अपने साथ रखना चाहता हूँ। इस पटाखे को देखकर मुझे हमेशा याद आए कि ये मुझे तुम्हारी तरफ से पहली पे मिली थी। अगर मिस्टर लिन वापसी के रास्ते चल पड़े तो ज़ीक वांग भागते हुए इनके पीछे गई। वापसी के रास्ते आ ही रहे थे और पीछे इतना प्यारा मंजर था। इतने में ज़ीक वांग के नंबर पर एक मैसेज आया जो कि जियांग लुई, इसके छोटे भाई का था। मैसेज करके पूछा कि तुम इस वक्त घर पर नहीं हो, तुम कहाँ भाग कर गई हो? कहीं तुम उसी लड़के से मिलने तो नहीं गई? ज़ीक वांग ने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरा बाप मत बन। छोटे भाई को पता चल चुका था कि इसकी बड़ी बहन ने इसके डब्बे से थोड़े से पटाखे निकाले हैं, तो वो कहने लगा कि दीदी, तुम तो चोर निकली, तुम्हारी इस चोरी का बदला मैं तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड से लूँगा और देखना मैं इसे चैलेंज करके रहूँगा। ज़ीक वांग हंसने लगी। फिर मिस्टर लिन ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है? तो ज़ीक वांग ने मोबाइल की स्क्रीन मिस्टर लिन को दिखाई जिस पर जियांग लुई के बहुत सारे टेक्स्ट आए हुए थे। फिर मिस्टर लिन ने कहा कि इससे पूछा कि वो किस तरह का चैलेंज मुझे देना चाहता है और कैसे बदला ले। फिर ज़ीक वांग ने इसको टेक्स्ट करके पूछा कि वो पूछ रहे हैं कि तुम ऐसा क्या चैलेंज दोगे? तो जियांग लुई दूसरी तरफ हंस कर बोला। वहीं दूसरी तरफ ये मैसेज पढ़ते ही जियांग लुई को कन्फर्म हो गया कि ज़ीक वांग इस वक्त मिस्टर लिन के साथ यानी अपने बॉस के साथ है। फिर उसने जोश में कह दिया कि ठीक है, कल सुबह मैं इस शख्स के साथ एक रेस लगाऊंगा। ये सब जियांग लुई ने वॉइस रिकॉर्डिंग में कहा था। तो जैसे ही ये रिकॉर्डिंग मिस्टर ली ने सुनी तो वो ज़ीक वांग के मोबाइल के करीब हुए और वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए उससे कहा कि ठीक है, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट हो चुका है। मिस्टर लिन के इतना करीब होने से ज़ीक वांग की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो चुकी थीं और वो वहीं पर ब्लश करने लग गई थी। थोड़ी देर बाद ज़ीक वांग जैसे ही होटल के बाहर पहुंची तो मिस्टर लिन ने साइड पर रखा हुआ स्नोमैन बर्फ़ से निकाल कर इसको ला कर दिया। ज़ीक वांग पूछने लगी कि ये आपने किस वक्त बनाया? मिस्टर ली ने कहा कि जब मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया था तो उस वक्त तुम थोड़ी देर कर दी थी। उस वक्त मैं नीचे खड़ा ये स्नोमैन बना रहा था और देखो आज मैंने तुम्हारे लिए एक नया करैक्टर बनाया है। मिस्टर ली ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा पिछला दिया हुआ स्नोमैन बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए दोबारा बना दिया है। फिर ज़ीक वांग ने जैसे ही वो स्टैचू पकड़कर देखा तो उसको पता चला कि ये तो कोई स्की वाला कैरेक्टर है। इसने वजह पूछी कि आखिर आपने आज के दिन ये कैरेक्टर चूज़ क्यों किया? मैंने बताया कि आज का हमारा दिन स्की करते गुजरा तो उसी की सेलिब्रेशन में और इसी याद में मैंने तुम्हें ये निशानी के तौर पर बना कर दिया है। ज़ीक वांग ने पूछा कि कल हम सारा दिन क्या करेंगे और कल का मेरा कैरेक्टर कैसा होगा? ज़ीक वांग जब ये स्नोमैन लेने के बाद मिस्टर लिन को बाय कहकर होटल के अंदर चली गई तो मिस्टर लिन सामने इसकी बालकनी पर पड़े हुए स्नोमैन को देखकर मुस्कुराए और फिर चले गए। ज़ीक वांग ने फ़ौरन अपने कमरे में आते ही खिड़की के पास गई और उस स्नोमैन को पिछले स्नोमैन के साथ खड़ा कर दिया। ठंड बहुत थी तो ये फ़ौरन से अपने कमरे के अंदर आ गई और खिड़की बंद कर दी। फिर इसने अंदर खड़े होकर काफ़ी देर तक उन दोनों स्नोमैन्स को देखा। अगली सुबह ज़ीक वांग की आंटी सो कर उठी तो वह नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए देख रही थी कि सामने डाइनिंग टेबल पर सिर्फ ज़ीक वांग की मम्मा और उसके अंकल बैठे, लेकिन ज़ीक वांग और उसका छोटा भाई नज़र नहीं आ रहे। तो फ़ौरन से आकर बैठी और पूछने लगी कि आखिर बच्चे कहाँ गायब हैं इतनी सुबह सुबह और वो भी बगैर नाश्ता किए चले गए? तो उसकी मम्मा ने बताया कि वो आज स्की करने के लिए गए हैं मिस्टर लिन के साथ। जियांग लुई का कोई कंपटीशन है तो वो तीनों वहीं गए हैं। फिर आंटी ने कहा कि ऐसे तो जियांग लुई मिस्टर लिन के साथ कंपटीशन ही करता रहेगा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, इससे उन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके बाद इन सब ने आज के प्लान के बारे में डिस्कशन की कि आज ये सब क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ज़ीक वांग मिस्टर लिन और अपने छोटे भाई जियांग लुई के दरमियान खड़ी थी। इन दोनों ने अपने हाथों में स्नोबोर्ड पकड़े हुए थे जबकि ज़ीक वांग ने अपने हाथों में सिर्फ शुगर कोटेड स्ट्रॉबेरी की स्टिक पकड़ी हुई थी जो ये बड़े मज़े से खा रही थी। फिर ज़ीक वांग जियांग लुई के पास हुई और उससे पूछने लगी कि क्या तुम सच में ये रेस करना चाहते हो? तुम्हें क्या ये सब अजीब नहीं लग रहा? ऐसे मेरे बॉस को तुमने चैलेंज दिया है और आज उनके साथ रेस करने भी आ गए हो। जियांग लुई हंसते हुए मिस्टर लिन की तरफ देखने लगा और बोला कि इसमें अजीब बात कैसी, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। फिर ज़ीक वांग ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों रेस लगाओ, मैं साइड पर जाकर बैठ रही हूँ। ज़ीक वांग जैसे ही साइड पर बैठने के लिए जा रही थी तो मिस्टर लिन ने उसे बताया कि सामने ऊपर वाले हिस्से पर एक बहुत प्यारी जगह है, वहाँ पर हम दोनों रेस लगा सकते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर कैफ़े हैं जहाँ पर रेस लगाने से पहले हम तीनों कुछ पी सकते हैं, तो क्यों ना हम सब वहाँ पर चलें। ये सुनकर ज़ीक वांग काफ़ी खुश हुई और ऐसे थोड़े ही देर में ये तीनों वहाँ पर जा चुके थे। इस स्लोप पर जाकर जियांग लुई बहुत ज़्यादा खुश हुआ
ग्रुई को ऐसे पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर चिल्लाते हुए देखकर जी क्वांग फौरन से मिस्टर लिन को लेकर साइड पर हो गई और कहने लगी कि ये ना हो लोग ये समझे कि मैं किसी पागल बच्चे के साथ आई हूँ, इसको नहीं जानते, मुझे नहीं पता ये कौन है और कहाँ से आया है। ये सुनकर जियांग रुई ने फौरन से अपनी बहन का हाथ पकड़ा और जाते हुए कहने लगा कि आ जाओ दीदी, हम दोनों कैफे में चलते हैं। जैसे अगले ही लम्हे ये तीनों कैफे के अंदर बैठे हुए थे। मिस्टर लिन ने इस एरिया का नक्शा निकाला तो फौरन से जी क्वांग बोली कि मिस्टर लिन, आप तो इस बच्चे की बात को इतना सीरियस लेकर आए हैं कि आपने इतनी तैयारी भी कर ली। तो जियांग रुई ने कहा कि कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं भी आज अपनी फुल तैयारी के साथ आया हूँ। इसके बाद इन दोनों लड़कों ने रेस का रूट डिसाइड किया। फिर जी क्वांग ने कहा कि मैं तुम दोनों को ज़्यादा नहीं झेल सकती, मैं जा रही हूँ बाहर वॉक करने के लिए, तुम दोनों जब सब कुछ रूल वगैरह डिसाइड कर लो तो तुम बाहर आ जाना, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी। ये कहकर जी क्वांग जैसे ही कैफे से बाहर निकली तो वहीं जांग जी की फीमेल फ्रेंड और उसका कोई और दोस्त भी अंदर आ रहे थे। इस दोस्त ने जी क्वांग को जाते हुए देखा। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों ऑर्डर देने के बाद ऊपर आकर बैठ गए। इस फीमेल फ्रेंड की नज़र बार बार मिस्टर लिन और जियांग रुई पर पड़ रही थी और ये उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। सांग जी के फ्रेंड मिस्टर लिन की टेबल के बिल्कुल पीछे वाली टेबल पर बैठे थे। छोटा भाई मिस्टर लिन से कह रहा था कि तुम्हें अब जी क्वांग का पीछा छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर फीमेल फ्रेंड ने फौरन से उसकी तरफ देखा तो मिस्टर लिन ने अपनी ड्रिंक खत्म की और कहने लगे कि हमारी बात रेस की हद तक है, अगर मैं ये रेस हार भी जाता हूँ तब भी मैं जी क्वांग का पीछा हरगिज नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मुझे जी क्वांग से रिलेटेड कुछ मत कहो। अगर मैं यही सब तुम्हारी बहन को बता दूँ तो वो तुम्हारा क्या करेगी, क्या तुमने सोचा है? यांग रुई फौरन डर गया और कहने लगा कि नहीं नहीं प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा, मेरी दीदी को ऐसा कुछ मत बताना। वहीं जांग जी के दोस्त यहाँ पर बैठे सब कुछ सुन रहे थे। वहीं उन सबको कंफर्म हो गया कि मिस्टर लिन और जी क्वांग के दरमियान कभी कुछ भी बस नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लिन जियांग रुई को तंग करते हुए कहने लगे कि मैं अब तुम्हारी बहन को सब कुछ ज़रूर बताऊंगा। जियांग रुई डर गया और कहने लगा कि ऐसा मत करना, मेरी दीदी बहुत गुस्से वाली है, वो तो मुझे मार ही डालेगी। मिस्टर लिन हंसते हुए पूछने लगे कि क्या तुम्हारी बहन वाकई में इतनी जालिम है? कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मिस्टर लिन के स्नोबोर्ड पर बना हुआ पैटर्न देखा तो क्या पूछने लगा कि ये आपने कहाँ से बनवाया? मिस्टर लिन ने बताया कि मेरी मम्मा ने ये कस्टमाइज़ करवाया था और अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बनवा सकता हूँ। तो उसने कहा कि आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं ताकि मैं आपको कबूल कर लूँ। तो थोड़ी देर में इन दोनों ने अपनी ड्रिंक खत्म की और स्नोबोर्ड उठाकर बाहर आ गए। वहीं जांग जी की फीमेल फ्रेंड बैठी ये सोचने लगी कि ये दोनों अगर अभी रेस लगाने जा रहे हैं तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा तो नहीं इन दोनों के दरमियान कोई ब्रेकअप हो गया। जांग जी का दूसरा दोस्त पास बैठा बोला कि देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं लाए। वो दोस्त कहने लगी कि तुम ये सब बातें अपने तक रखना, किसी और को मत बताना। वहीं दूसरी तरफ जी क्वांग मिस्टर लिन और अपने छोटे भाई के दरमियान खड़ी थी तो उसने इन दोनों को रूल समझाए कि तुम दोनों सिर्फ रेस खेल रहे हो, इसलिए रेस की हद तक रहना और आपस में एक दूसरे के साथ उलझ मत जाना या लड़ाई ना शुरू कर देना, सही सलामत खैर खैरियत से वापस आ जाए। और ऐसे ही जी क्वांग ने 3-2-1 कह के रेस स्टार्ट कर दी। मिस्टर लिन भी ऊपर पहाड़ी की चोटी से स्लोपिंग करते हुए नीचे आ गए। थोड़ी देर में ये दोनों जब रेस खत्म करके वापस ऊपर जी क्वांग के पास आए तो जी क्वांग ने फौरन पूछा कि जल्दी से बताओ कौन जीता तुम दोनों में से? यांग लुई ने कहा कि मैं बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन इतने में मिस्टर लिन बोले कि मैं रेस जीत चुका हूँ। क्वांग ने फौरन से हंसते हुए मिस्टर लिन को थम्स अप का साइन बनाकर कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। जी क्वांग ने अपना मोबाइल निकाला और इनको एक वीडियो दिखाई। ये इन दोनों की रेस की रिकॉर्डिंग थी जो कि जी क्वांग ने ड्रोन के थ्रू रिकॉर्ड की। देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। इसके बाद इन तीनों ने अपने दिन भर की प्लानिंग डिस्कस की कि यहाँ से जाने के बाद ये तीनों क्या करेंगे। जियांग रुई ने जी क्वांग का हाथ पकड़ा, उसे सर पर ले जाकर कहने लगा कि तुम आज ज़्यादा ही नहीं ब्लश कर रही। वो कहने लगी कि तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, तुमने आज तक कभी किसी से मोहब्बत की है नहीं ना, तो तुम मुझे भाषण मत दो और अपने काम से काम रखो, आज तक किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है। जी क्वांग ने अपने छोटे भाई को बाय बाय कहा और मिस्टर लिन के साथ चली गई। अगले लम्हे ये दोनों चेयर लिफ्ट पर बैठे थे और यहाँ पर इन दोनों ने बहुत सी बातें की। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लिन और जी क्वांग की मामा ने मीटअप किया और ये दोनों लंच पर इकट्ठी हुई। यहाँ पर इन दोनों ने बहुत सी बातें की। मिस्टर लिन की मामा बोली कि मेरे बेटे ने पहली बार किसी लड़की के लिए अपनी किताबों से निकलकर इतनी एफर्ट्स की हैं, तुम समझ नहीं सकते और ना ही कभी जान पाओगे कि मेरे बेटे के लिए जी क्वांग क्या है और वो उसकी कितनी कदर करता है। ये सुनकर जी क्वांग की मामा कहने लगी कि आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपका बेटा पहले कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। मिस्टर लिन की मामा कहने लगी कि हाँ मैं मानती हूँ, मेरे बेटे ने आज तक सारी ज़िंदगी सिर्फ किताबों की हद तक गुजारी है, उसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखा और जी क्वांग इसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की है। बचपन से लेकर एडल्ट होने मिस्टर लिन ने आज तक सारी ज़िंदगी सिर्फ अपनी किताबों में ही गुजारी है। मेरे बेटे की ज़िंदगी में रोमांस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन जब से जी क्वांग आई है तो तब से इसकी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया है और मेरे बेटा बहुत बदल चुका है। जी क्वांग की मामा ने कहा कि मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। थोड़ी देर बाद जी क्वांग अपने मोबाइल पर देखकर कोई प्रैक्टिस कर रही थी। इतने में दरवाज़ा खुला और उसकी मम्मा अंदर आ गई। मम्मा को अकेले देख के जी क्वांग ने पूछा कि मम्मा अंकल और आंटी कहाँ पर हैं? तो उन्होंने बताया कि वो दोनों बाहर शॉपिंग के लिए गए हैं। फिर मामा ने जी क्वांग को मिस्टर लिन की मामा के साथ मीटअप का बताया और बताया कि हमारे दरमियान इतनी बातें हुई कि हम लोग आखिर में डिनर करके तो अब वापस आ रहे। हम पूछने लगे कि क्या आप दोनों की मेरे बारे में कोई बात हुई, तो मामा ने बताया नहीं, हम दोनों ने पुराने वक्तों की बात की थी और अपनी दोस्ती के बारे में। मामा पूछने लगे कि तुम अभी क्या कर रही थी, तो जी क्वांग ने बताया कि मैं कल की स्की ट्यूटोरियल की वीडियोस देख रही थी।
ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। जीवांग की मम्मा ने कहा कि मैं दिन भर से काफ़ी थक चुकी हूँ, इसलिए मैं अब जा रही हूँ, शावर लेकर कुछ आराम करूँगी। जीवांग ने फ़ौरन से अपनी मम्मा को आवाज़ देकर रोका और कहा कि मुझे आपसे काम के सिलसिले में कुछ पूछना है। इसके बाद ये दोनों माँ बेटी एक सोफे पर जाकर जीवांग ने न्यू प्लांट की कमर्शियल साइट पर जो अपना गार्डन का आइडिया दिया था उसके बारे में उसने मम्मा से कुछ सवालात किए, क्योंकि मम्मा इस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट रह चुकी हैं। तो उन्होंने जीवांग को अच्छे से प्रॉब्लम समझाई और उसको सोल्यूशन दिया। अगली सुबह जीवांग की फैमिली गाड़ी से निकलकर होटल के अंदर जा ही रही थी कि रास्ते में जीवांग पास ही पहाड़ के पास बैठ गई और वहाँ पर इसने स्नोमैन देखा। इसकी सारी फैमिली अंदर जा ही चुकी थी कि इसके छोटे भाई ने इसको आवाज़ दी और पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जीवांग के हाथ एक स्नोमैन लगा था तो ये उठाकर ये फ़ौरन से भागी और अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर लिन, जीवांग और इसका छोटा भाई एक जगह पर इकट्ठे हुए। इन तीनों के हाथ में स्नोबोर्ड पकड़े हुए थे। जियांग रुई ने कहा कि आज की रेस जो भी जीतेगा वो आज का डिनर के बिल देगा। तो मिस्टर लिन कहने लगे कि आज के डिनर में हम तीनों हॉट पॉट खाएंगे और बिल मैं पे करूँगा। और ऐसे थोड़ी ही देर में इनकी रेस स्टार्ट हो गई। इतने में जांग ज़ी अपने फ्रेंड्स के साथ स्नोबोर्डिंग के लिए इसी जगह पर पहुंच गया। जांग ज़ी अभी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा स्नोबोर्डिंग के लिए तैयार हो ही रहा था कि इसके दोस्त ने बताया कि मिस्टर लिन भी यहीं आए हुए हैं। जांग ज़ी ने पीछे मुड़कर बोर्डिंग करता हुआ अपने दोस्त के साथ नीचे की तरफ आ ही रहा था कि इतने में उसके दोस्त की टक्कर एक लड़के के साथ हुई और वो बल खाकर बहुत दूर जाकर गिर गया और ऐसे उसके साथ हादसा पेश आया और वो बेहोश हो गया। जो इनसे कुछ ही पीछे थे उनकी नज़र जैसे ही इस हादसे पर पड़ी तो वो फ़ौरन से आइस स्केटिंग करते हुए नीचे की तरफ आए और जांग ज़ी के दोस्त को बचाने की कोशिश की। मिस्टर लिन ने फ़ौरन से एम्बुलेंस मंगाई और इस लड़के को रिपोर्ट किया। ऐसे थोड़ी ही देर बाद जैसे ही एम्बुलेंस आई तो मिस्टर लिन एम्बुलेंस के अंदर जांग ज़ी के दोस्त के साथ उसको हॉस्पिटल लेकर गए। मिस्टर लिन को परेशानी हुई कि जीवांग कहीं इनको लेकर परेशान ना हो, क्योंकि ये बगैर बताए गायब हो गए थे। तो उन्होंने उसको कॉल की लेकिन जीवांग ने कॉल पिक नहीं की। फिर मिस्टर लिन ने अपनी मामा को कॉल करके बताया कि ऐसे एक हादसा पेश आ गया और मैं पेशेंट के साथ जा रहा हूँ। मिस्टर लिन ने जीवांग को मैसेज करके उसे बताया कि ऐसे जांग ज़ी के दोस्त के साथ हादसा पेश आया तो मैं उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मिस्टर लिन के साथ एम्बुलेंस में जो रेस्क्यू वाला आदमी बैठा था उसने इसका मैसेज पढ़ा और कहने लगे कि क्या आप न्यूरोसर्जन हैं, आपको पहले कहीं देखा हुआ है। तो फिर वो कहने लगा कि न्यूरोसर्जन को तो हम क्राउन ऑफ द सर्जरी कहते हैं, तो आपने अपनी ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट फील्ड क्यों छोड़ दी। सुनकर मिस्टर लिन खामोश हो गए। थोड़ी देर में ये सब हॉस्पिटल पहुंचे। वहाँ पर न्यूरोसर्जन को बुलाया गया और मिस्टर लिन उसको सारा केस समझाने लगे कि इस लड़के के साथ ये हुआ है। ये काफ़ी सीनियर न्यूरोसर्जन थे जिसको मिस्टर लिन ने सब कुछ बताया। वो काफ़ी हैरान हुए कि इस इंसान को इतना सब कुछ कैसे पता है। डॉक्टर बनना मिस्टर लिन का सपना था और ऐसे हॉस्पिटल में रहकर इनको सब कुछ दोबारा वापस याद आने लगा। मिस्टर लिन कभी भी अपनी मेडिकल फील्ड से दूर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन इनके एक्सीडेंट की वजह से इन्हें दूर रहना पड़ा। इतने में जांग ज़ी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने मिस्टर लिन से पूछा कि मेरे दोस्त की तबीयत कैसी है। मिस्टर लिन ने उससे समझाया कि अभी इस वक्त वो इमरजेंसी केयर में मौजूद है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सिटी स्कैन की रिपोर्ट आएगी तो तुम्हें उसकी तबीयत के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। जांग ज़ी के दोस्त को बढ़ाया गया ताकि उसका सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा सके। तो जांग ज़ी से पूछा गया कि इसके साथ फैमिली मेम्बर में कौन है। फिर उसने कहा कि इस वक्त तो मैं ही इसका दोस्त मौजूद हूँ, तो उसको साथ ले गए ताकि वो चेक वगैरह कर सके। चल इनका लेफ्ट हैंड सही से काम नहीं करता था और यही वजह थी इनको डॉक्टर की फील्ड से जाना पड़ा। इस वक्त मिस्टर लिन ने अपना हाथ जोर से दबाया और अपनी पॉकेट में डालकर खामोशी से उदास चेहरे के साथ बाहर आ गए। कुछ देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर आकर अभी खड़े ही हुए थे। इतने में जूनियर डॉक्टर भागते हुए आए और इनसे पूछने लगे कि क्या आप शेंगयान हॉस्पिटल से हैं। तो मिस्टर लिन ने हाँ कहा। फिर उन्होंने पूछा आप मिस्टर लिन वही है ना जो न्यूरो सर्जन है। मिस्टर लिन ने फिर से हाँ कहा। उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर सर्जन आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहते हैं, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है। उनका मिस्टर लिन खामोशी से उस सीनियर डॉक्टर के पास गए और उनसे मुलाकात की। उस सीनियर डॉक्टर से मिलकर जब उन्होंने बातें की तो इन्हें पता चला कि मिस्टर लिन अपने हैंड की इंजरी की वजह से उस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं रहे। जांग ज़ी बाहर खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। सीनियर सर्जन ने मिस्टर लिन को बैठने का कहा और उनसे कहने लगे कि मैं जब उस हॉस्पिटल में काम करता था वहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर की बहुत तारीफ़ें की जाती थी कि उसका हैंड गॉड गिफ्टेड है और वो बहुत काबिल डॉक्टर है। ये सुनकर काफ़ी अफसोस हुआ कि अब आप अपने हाथ की इंजरी की वजह से मज़ीद काम नहीं कर सकते और डॉक्टर बनना छोड़ दिया है। सब अभी आपस में बात कर ही रहे थे। इतने में नर्स आई और उसने सिटी स्कैन की रिपोर्ट दिखाई। ये देखते ही सारे डॉक्टर जांग ज़ी इन सबकी बातें सुन रहा था। अंदर सीनियर सर्जन ने जैसे ही पूछा कि यहाँ पर इसकी फैमिली से कौन मौजूद है तो जांग ज़ी फ़ौरन से अंदर आया और बोला कि मैं इसका दोस्त हूँ। सीनियर सर्जन ने नर्स से कहा कि जाकर पेशेंट के मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सब ले लेना। फिर उन्होंने जूनियर डॉक्टर से कहा कि आप जाकर सर्जरी की तैयारी करें। सीनियर सर्जन ये काफ़ी मुश्किल सर्जरी अकेले करने पर डर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त और कोई मौजूद नहीं है। तो डॉक्टर लिन क्या आप मेरी मदद करेंगे। डॉक्टर लिन ने हाँ कहती और ऐसे सीनियर सर्जन की तसल्ला हो गई कि उनके पास बैकअप नहीं था। और ऐसे अगले ही लम्हे सीनियर सर्जन डॉक्टर लिन के साथ जांग ज़ी के दोस्त की सर्जरी करना शुरू कर दी।
डॉक्टर लिन दरवाजे के बाहर खड़े घबरा रहे थे और वो मुसलसल अपने हाथ को दबाई जा रहे थे। उनका हौसला नहीं हो रहा था कि वो दरवाजे के अंदर जाएं और सर्जरी में हाथ डलवाएं। खड़े मिस्टर लिन को वो लम्हात याद है जब ये खुद अपने हाथों से सर्जरी किया करते थे और इनके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक थे। दूसरी तरफ जांग जी अकेला बैठा हुआ था। इतने में उसके बाकी सभी दोस्त भागते हुए उसके पास आए और अपने दोस्त की खैरियत के बारे में पूछने लगे। जी ने बताया कि उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है और इस वक्त उसकी सर्जरी चल रही है। ये सुनकर सभी दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जेक वांग आइस स्केटिंग करते हुए नीचे आकर रुकी तो उसने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी। उसने एक ही देखा कि शायद उसे कहीं से कोई भी चार्जिंग स्पॉट मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी ऐसा नहीं। कुछ देर बाद रात हो गई और फायरवर्क्स शुरू हो गए। वहीं जेक वांग शॉपिंग करने के लिए मुख्तलिफ जगह पर गई और उसने बहुत सी चीज़ें देखी। वांग शॉप से जैसे ही चीज़ें खरीदने के बाद बाहर निकल रही थी तो सामने उसकी नज़र जियांग रुई पर पड़ी, तो उसने उसे आवाज़ देकर रोका। थोड़ी देर बाद इन दोनों ने एक शॉप पर जाकर जूस लिया और साइड पर आकर टेबल पर बैठ के ताकि ये लोग थोड़ी बातें कर सके। कहने लगी कि मुझे लगा था कि तुम तो सारा दिन उसी बर्फ़ की चोटी पर गुजार दोगे, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी वापस आ गए, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। जियांग रुई ज़ोर से कहने लगा कि मैं तो सिर्फ बाथरूम की ब्रेक लेने आया था, तो जी वांग उससे गुस्से से बोली कि ये इतना ऊंची कहने की क्या ज़रूरत है। मैंने इससे पूछा कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो और इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो जी वांग ने बताया कि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। वजह है कि मैं यहाँ पर शॉपिंग मॉल आ गई ताकि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकूँ जो मैं उन्हें वापस जाकर दूँ। ली ने मिस्टर लिन के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि वो भी कुछ ही देर में नीचे आते होंगे। आज तक अभी लेट नहीं हुए तो आज भी वो वक्त पर पहुँच जाएंगे। कहकर जीक वांग ने सामने लगी हुई घड़ी पर नज़र डाली तो काफ़ी लेट हो चुके थे वो। जीक वांग बार बार घड़ी को देखती जा रही थी, लेकिन उसने मिस्टर लिन को टेक्स्ट किया कि आप कहाँ पर हैं, इतनी लेट हो गई है, और कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने मिस्टर लिन के नंबर पर कॉल की, लेकिन मिस्टर लिन का मोबाइल वहाँ पर किसी कबर्ड के अंदर पड़ा हुआ था। मिस्टर लिन के कॉल ना पिक करने पर जीक वांग काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उसका भाई कहने लगा कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। में साइड से कुछ लोग गुजरे और वो ऐसे आज के हादसे के बारे में बातचीत करते जा रहे थे। जीक वांग ने ये बातें सुनी तो वो काफ़ी परेशान हो गई। छोटा भाई परेशानी की हालत में खड़ा हुआ क्योंकि जीक वांग काफ़ी परेशान हो चुकी थी, तो उसने पूछा कि कहीं मिस्टर लिन के साथ तो नहीं कुछ हुआ। जीक वांग ने कहा कि हमें इन्फर्मरी जाना होगा ताकि हमें पता चले कि कौन है जिसके साथ हादसा पेश आया है। साइड पर गई और एक औरत से पूछने लगी कि क्या आप हमें रास्ता बता रहे हैं। जीक वांग भागती हुई इन्फर्मरी पहुंची और वहाँ जाकर उसने पूछा लिन नाम का कोई भी पेशेंट आज यहाँ पर आया है, तो नर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है। फिर छोटा भाई कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। जीक वांग ने नर्स से पूछा कि क्या आप उस पेशेंट के बारे में कुछ बता सकती हैं जिसके साथ आज सुबह हादसा पेश आया है। नर्स ने कहा कि वो काफ़ी लंबा था और उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था, बिल्कुल वही लिबास जो मिस्टर लिन ने पहना हुआ था। ये सुनकर जीक वांग काफ़ी परेशान हो गई। फिर नर्स ने कहा कि वो सामने उस पेशेंट के स्नो बोर्ड पड़े हैं। जीक वांग की नज़र जैसे ही स्नो बोर्ड पर पड़ी तो उनमें एक मिस्टर लिन का भी था। ये देखकर जीक वांग रोने वाली हो गई। फिर छोटे भाई ने पूछा कि वो किस हॉस्पिटल गए हैं, तो नर्स ने हॉस्पिटल का नाम बताया। फिर ये दोनों भागते हुए निकले। जीक वांग टैक्सी में बैठकर भी मिस्टर लिन को मुसलसल कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे। छोटे भाई ने कहा कि हो सकता है कि मिस्टर लिन बिल्कुल ठीक हों, लेकिन वो अभी बिजी हों, और हो सकता है कि वो किसी पेशेंट के साथ गए हों। तुम इतनी परेशान मत हो। जीक वांग ने कहा कि मैं इस वक्त मम्मा को कॉल कर रही हूँ। फिर जीक वांग ने मम्मा को कॉल करके कहा कि क्या आपके पास मिस्टर लिन की मम्मा का नंबर है, वो मुझे अभी अभी भेज दें, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जीक वांग की मम्मा ने बताया कि मैंने थोड़ी देर पहले जब मिस्टर लिन की मम्मा को कॉल की थी तो उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। ये सुनकर जीक वांग और भी ज़्यादा परेशान हो गई और वो रोने ही वाली थी। दूसरी तरफ मिस्टर लिन हॉस्पिटल में सर्जरी रूम के बाहर खड़े थे और वहीं पर सीनियर डॉक्टर भी आकर उनके साथ खड़े हो गए। इतने में जीक वांग हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुकी थी और वो भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई। रोई भी उसके पीछे भागता हुआ गया। वहीं दूसरी तरफ सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर्स बाहर आए और जांग जी के सभी दोस्तों को बताया कि सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग परेशान मत हों। वहीं साइड पर मिस्टर लिन भी खड़े थे। फिर वो साइड पर जाकर खड़े हो गए। जैसे कि सभी दोस्तों ने जब इस डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया तो मिस्टर लिन को वो लम्हा याद आया जब इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सर्जरी की थी, और ऐसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही उस पेशेंट के घर वालों ने इनका शुक्रिया अदा किया था। मिस्टर लिन उदासी से चेहरा लटकाए खड़े थे। वहीं पर जीक वांग भागती हुई वहाँ पर पहुँच गई। उसकी नज़र मिस्टर लिन पर पड़ी क्योंकि वो सर झुकाए खड़े थे, तो जीक वांग ने फ़ौरन से उनको चीखते हुए लिन युसान कहकर पुकारा। ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही सब ने उसकी तरफ मुड़ कर देखा। रोते हुए भागकर मिस्टर लिन के पास आई और इसने फ़ौरन से पूछा कि क्या आप ठीक हैं। परेशान होते हुए रोने वाली आवाज़ में बोली कि मुझे लगा था कि आपको कुछ हो गया है, क्योंकि मैंने सुना था कि किसी को आज चोट लगी है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया है, और आपको मैंने इतनी कॉल्स की, आपने मेरी एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये सब कहते हुए जीक वांग की आंखें लाल हो चुकी थी। इसने पूछा कि आपने इस वक्त ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है। मैंने पूछा कि तुम इतने दूर यहाँ पर क्या करने आई हो। जीक वांग ने कहा कि आपने मेरी कोई एक भी कॉल पिक नहीं की थी, मैं इसलिए परेशान हो गई थी। जीक वांग को ऐसे परेशान होता देखकर मिस्टर लिन थोड़ा मुस्कुराए। वांग अभी सवालात पर सवालात कर ही जा रहे थे। इतने में सीनियर डॉक्टर मिस्टर लिन के पास आए और सांगजी के दोस्तों को कहने लगे कि तुम सबको मेरा नहीं बल्कि मिस्टर लिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कि बदौलत आपके दोस्त केविन की जान बच सकी है। वहीं जीक वांग की नज़र सांगजी पर पड़ी तो उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
फिर उसने बताया कि मेरे दोस्त को चोट लगी है। तो पास खड़ी सांगजी की फीमेल फ्रेंड बोली, तो वो तुम हो? उसने जियांग रुई से कहा कि तुम हो ना। ज़ीक्वांग ने मिस्टर लिन से कहा कि आप सिर्फ पेशेंट के साथ आए थे, मुझे तो लगा था कि आपको चोट लग गई है, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। ज़ीक्वांग को परेशान होता देखकर मिस्टर लिन ने उसको तसल्ला दी और कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पीछे से एक नर्स आई और उसने सभी डॉक्टर्स को अंदर बुलाया। फिर उसने मिस्टर लिन को बताया कि आपका फ़ोन कबर्ड में काफ़ी देर से बज रहा है। डॉक्टर लिन ने जाने से पहले ज़ीक्वांग से कहा कि मैं अभी बस ड्रेस चेंज करके आ रहा हूँ। ज़ीक्वांग अपने भाई साथ साइड पर आकर चेयर पर बैठ गई तो उसका छोटा भाई कहने लगा कि डॉक्टर लिन इस डॉक्टर के अटायर में बहुत प्यारे लग रहे हैं। फिर ज़ीक्वांग ने बताया कि डॉक्टर लिन पहले न्यूरो सर्जन थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। कहा कि उन मिस्टर लिन को आपको एटलीस्ट कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुनकर ज़ीक्वांग सोच में पड़ गई। फ़ौरन से चेंजिंग रूम में आए और वहाँ पर आते ही उन्होंने कबर्ड से अपना मोबाइल निकाला और फ़ोन ऑन करके देखा तो ज़ीक्वांग की वहाँ 15 कॉल्स आई हुई थी। इसके अलावा उसके बहुत सारे मैसेजेस थे। वांग ने अपने भाई से पूछा कि हमें यहाँ पर आए हुए कितनी देर हुई है, तो उसने कहा हमें ज़्यादा देर नहीं हुई। दोनों अभी बात कर ही रहे थे, इतने में ज़ीक्वांग की मामा की कॉल आई और उन्होंने बताया कि मुझे अभी लिन की मामा की कॉल आई और उन्होंने बताया है कि लिन अभी किसी सर्जरी में मौजूद है। ज़ीक्वांग ने अपनी मामा से पूछा कि क्या आपको पता है कि मिस्टर लिन की मामा को किस वक्त तक मिस्टर लिन ने इन्फॉर्म किया था इन सब का? तो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे सिर्फ सरसरी सी बात हुई है, उन्होंने मुझे टाइम का नहीं बताया। मामा ने कहा कि मेरी उनसे जब मुलाकात हुई थी तब तकरीबन शाम होने ही वाली थी, तो उन्हें सुबह से पता था। वान ने कॉल बंद करने से पहले मामा को बताया कि मैं और जियांग रुई थोड़ी देर लेट आएंगे आज। कहकर उसने बाय की और मामा की कॉल बंद कर दी। वांग को एहसास हो चुका था कि मिस्टर लिन ने इसको बताने के बजाय सिर्फ अपनी मामा को इन्फॉर्म किया। यहाँ ज़ीक्वांग इतनी परेशान होती रही उनकी खैरियत के बारे में सोचकर। ज़ीक्वांग ने एक नज़र सांगजी और उसके दोस्तों पर डाली, फिर उसने अपने छोटे भाई से कहा कि हमें बाहर जाकर इंतज़ार करना चाहिए। मिस्टर लिन कपड़े चेंज करके जैसे ही निकले तो सांगजी और उसकी फीमेल फ्रेंड खड़े थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे दोस्त अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हैं, तो मिस्टर लिन ने उनका शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ पर सीनियर सर्जन आए और उन्होंने मिस्टर लियाओ की कॉल का कहा और मिस्टर लिन से कहा कि ये ले मिस्टर लियाओ कॉल पर हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर लियाओ वो डॉक्टर थे जिन्होंने मिस्टर लिन से कहा था कि तुम अपनी डॉक्टर की फील्ड मत छोड़ो और थोड़ी ही प्रैक्टिस के बाद तुम अपनी मेडिकल फील्ड दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे तुम्हारी सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मिस्टर लिन ने हार मान ली थी और कहा था कि मैं मज़ीद सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसे उन्होंने उनकी दी हुई ऑफ़र ठुकरा दी। लेकिन मिस्टर लियाओ ने इस बार कॉल पर इनसे कहा कि मेरी ऑफ़र अभी भी तुम्हारे लिए वैलिड है, तुम चाहो तो किसी भी वक्त मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ज़ीक्वांग और उसका छोटा भाई बाहर काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। वहीं थोड़ी देर बाद मिस्टर लिन आए तो छोटे भाई ने कहा कि मैं काफ़ी देर से भूखा हूँ, क्यों ना इस वक्त हम सीधा कुछ खाने चलें। ज़ीक्वांग गुस्से में नाराज़ साइड पर खड़ी थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसने मिस्टर लिन से कहा कि मुझे अभी आपसे कुछ पूछना है। लगे कि मुझे और जियांग रुई को यहाँ पर पहुँचने में आधा घंटा लगा है। फिर ज़ीक्वांग अपने दिल की भड़ास निकालते हुए गुस्सा करने लगी और बोली कि पेशेंट को यहाँ पर पहुँचाते वक्त तकरीबन आधा घंटा लगा होगा, बल्कि एम्बुलेंस तो जल्दी पहुँचा देती है। आपके पास इतना टाइम था, आपने फिर भी मुझे कॉल करके या मैसेज करके इन्फॉर्म तक नहीं किया। मिस्टर लिन ने सॉरी कहा, लेकिन वो मुसलसल गुस्सा करी गई। मैंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना परेशान हो जाओगी। तो ज़ीक्वांग रोते हुए बोली कि आपने मुझे समझ क्या रखा है, दिल चाहे अब बगैर बताए गायब हो जाती हैं। मैंने अपनी बहन को इतने गुस्से में देखा है। ज़ीक्वांग अपने भाई के साथ टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली गई और मिस्टर लिन पीछे अकेले खड़े रह गए। इससे थोड़ी ही देर बाद ज़ीक्वांग अपने छोटे भाई के साथ अपने घर पहुँच चुकी थी। ज़ीक्वांग घर के अंदर एंटर हुई और उसने मामा को कहा कि मैं थक गई हूँ और सोने जा रही हूँ। ये कहकर ज़ीक्वांग फ़ौरन से अपने कमरे की तरफ चली गई तो मामा ने छोटे भाई से पूछा कि आखिर इसको क्या हुआ है। उसने कंधे उठाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ मिस्टर लिन मुसलसल ज़ीक्वांग को कॉल कर ही जा रहे थे, लेकिन उसने एक दफ़ा भी कॉल पिक नहीं की। ज़ीक्वांग अपने कमरे में गुस्से में भरी बैठी थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और जियांग रुई बोला कि सिस्टर, आपका फेवरेट खाना बन चुका है, आप अब नीचे आकर डिनर कर लें। लाने के लिए बोला कि दीदी अगर आप ना आई तो मैं आपका सारा खाना खा जाऊँगा। ज़ीक्वांग अगले लम्हे जब नीचे आकर बैठी तो उसे पता चला कि उसके भाई ने सिर्फ इंस्टेंट नूडल बनाए हैं। फिर उसने अपने भाई की तरफ घूर कर देखा तो वो बोला कि इतनी जल्दी में मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल ही बना सकता था, अभी ये भी हमारे लिए गनीमत है। फिर भाई ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम तो आज रोने ही वाली थी, तुम्हारी तो आंखें इस तरह से लाल हो गई थी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। वांग ने हैरान होते हुए पूछा कि क्या मेरी आंखें वाकई में लाल थीं। वही कहने लगा कि ज़ीक्वांग तुम मिस्टर लिन के मामले में बिल्कुल बच्ची हो। ये सब बातें सुनकर ज़ीक्वांग की आंखें फिर से लाल हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो रोने वाली हो।